साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम अभी तक बहुत सारे पार्ट्स को कवर कर चुके हैं और उसी क्रम में आज जो टॉपिक हम यहाँ पे समझने वाले हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो टॉपिक का नाम है वो है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है? तो यहाँ से आप फ़ैमिलियर होंगे, हालाँकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन्स आते हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ी-सी बेसिक इन्फॉर्मेशन को भी देखेंगे और इसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम में इसका थोड़ा डिटेल पार्ट है, उसको भी कवर करेंगे और थोड़ा-सा शॉर्ट टॉपिक है, तो जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको भी समझने में कोई समस्या नहीं होगी और पुराने वाले जिनको कॉन्सेप्ट मिल चुका है, उनके लिए काफ़ी आसानी होगी। ठीक है? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग इसको अगर टेक्निकली टर्म बोला जाए तो इसको हीमोस्टैसिस बोलते हैं, ठीक है? तो हीम का मतलब आप जानते ही हैं ब्लड हो गया, स्टैसिस का मतलब क्या होता है? ठहरना, रुकना, ठीक है? तो उसी संदर्भ में ये बोला गया है कि ब्लड का रुकना यानी हीमोस्टैसिस या ब्लड क्लॉटिंग जिसको बोलते हैं इज़ एप्लाइड टू सीक्वेंस ऑफ ए फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है? तो लॉस ऑफ ब्लड आफ्टर एन इंजरी मतलब जब आपको इंजरी होती है तो हमेशा ब्लड थोड़ी ना बहता रहता है। वो एक सर्टेन टाइम पॉइंट के बाद क्या होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग या हीमोस्टैसिस बोलते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर थी। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में दिया गया है ब्लड क्लॉटिंग या कोagुलेशन इज द बॉडीज मेजर डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट ब्लड लॉस ताकि आपका ब्लड लॉस ना हो सके इसके लिए ये प्रोसीजर होता है। ब्लड का क्लॉट फॉर्म्ड होता है एज ए रिजल्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ द रिएक्शन होती है इन्वॉल्विंग नियरली 20 डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये जो बच्चे यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं वो मैंने उनको कॉन्सेप्ट दे रखा है कि मोस्टली आपकी जितनी भी चीजें होती हैं वो आपकी क्या होती हैं 95% केस में क्या होता है वो जो सब्सटेंस होता है वो आपका ग्लाइकोप्रोटीन ही होता है। तो किस तरीके से ये एक कॉन्सेप्ट हर जगह हिट कर रहा है वो आप देख सकते हैं। और सिंथेसाइज कहाँ होता है अगर आपसे ऑर्गन पूछा जाएगा तो इसकी सिंथेसिस कहाँ होती है लीवर में होती है। तो सिंपल सी स्टोरी हमने यहाँ पे समझ लिया। इसके बाद ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस दो इंडिपेंडेंट पाथवे होते हैं, ठीक है? इसको आप याद रखिएगा, इसमें एक्सट्रेंसिक होता है और एक इंट्रेंसिक पाथवे होता है। हालांकि ये डिटेल मैकेनिज्म है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानिएगा कि एक्सट्रेंसिक पाथवे जो होता है इज द इनिशियल प्रोसेस इन द क्लॉटिंग एंड इन्वॉल्व द फैक्टर दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द ब्लड। तो एक्सट्रेंसिक का मतलब नाम में ही एक्सट्रेंसिक है, मतलब बाहर, मतलब ऐसे फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होंगे जो ब्लड में नहीं प्रेजेंट होंगे, यही डिफरेंस होता है। और इंट्रिंसिक जो होते हैं वो फैक्टर जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे कहाँ पर ब्लड में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे ये दिया गया है और यहाँ पे एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे आर नॉट इंडिपेंडेंट सिंस दे आर कपल्ड टुगेदर। तो ये भी आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही प्रोसेस अलग चल रही हैं, दोनों ही एक दूसरे से कोलिंक होती हैं। और ये सब चीजें कैसे कोलिंक होती हैं, अगर आपको थोड़ा सा, अगर आपने मेरा इम्यूनो का लेक्चर देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको ये बात क्लियर कर रखी है कि चाहे वो आपका इन्नेट इम्यूनिटी हो, राइट? ये मैं आपको बार-बार याद कराता हूँ ताकि आप याद रखिए। इन्नेट और एडाप्टिव जो होती हैं, ऐसा नहीं है कि पहले इन्नेट काम करेगा फिर एडाप्टिव काम करेगा। वही लॉजिक यहाँ पर है कि दोनों ही एक दूसरे को एक्टिव करती हैं। इन्नेट एडाप्टिव को करता है, एडाप्टिव इन्नेट को करता है। उसी तरीके से जो आपका इंट्रिंसिक पाथवे है वो इसको एक्टिवेट करेगा और एक्सट्रिंसिक जो करेगा इनको करेगा। तो ये क्या होती है, साइक्लिक प्रोसेस होती है। दोनों ही पाथवे में जो फाइनल रिएक्शन होता है उसमें क्या बनेगा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है जिससे कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन क्लॉट। तो यानी कि फाइब्रिनोजन अंत में आपके फाइबर्स मतलब उसके जाल तरीके से बन जाना, ठीक है? इसको सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हो। और जो बेसिक काम होता है वो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का बनना होता है। तो ये सब चीजों को भी हम समझेंगे कि आपको कैसे इसको लर्न कराना है। तो खैर यहाँ तक इतनी बात हो गई है। इसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक फिगर बना हुआ है, ठीक है? जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वो पाथवे क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे वो इंट्रिंसिक पाथवे हो चाहे एक्सट्रिंसिक पाथवे हो, दोनों ही पाथवे में एक एक्टिव कंपाउंड बनता है जिसको फैक्टर 10 बोलते हैं, ठीक है? तो ये कॉमन चीज है, दोनों ही पाथवे से बनेगा। उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन एक्टिव होगा जो क्या करेगा, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बना देगा जो क्या होगा, ब्लड क्लॉट होगा, ठीक है? तो याद करने के लिए वही हमारी स्टोरी फिर यहाँ पे काम आ जाएगी, PQRST, ठीक है? तो पी पहले आता है, टी बाद में आता है, ठीक है? तो ये जो बच्चे पुराने लेक्चर्स फ़ॉलो कर रहे हैं, उनको अब काफ़ी आसान हो गया होगा चीज़ों को लर्न करने में। तो यानी कि प्रोथ्रोम्बिन से क्या बनेगा? थ्रोम्बिन बनेगा। ऐसे एक लाइन बना लेना, ठीक है? तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो यहाँ तक मैंने बात को आपको क्लियर कर दी है। ठीक है? और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में अभी हम डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे, यही स्टेप होता है जिसमें विटामिन के इम्पोर्टेंट होता है। जो आपने पढ़ा होगा कि विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो इसी स्टेप में इन्वॉल्व होता है जो कि हम आगे इसको समझेंगे, राइट?
तो इस तरीके से फैक्टर 10 कॉमन होता है। इसके बाद ये जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, इसमें आपके टोटल आप देख सकते हैं 12 क्लॉटिंग फैक्टर हैं, ठीक है? थोड़ा-सा ये कॉम्प्लिकेटेड है बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। तो मैं आपको पूरा चार्ट तो नहीं, आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। बाकी अगर कोशिश कीजिएगा कि नाम सारे याद रख लीजिएगा। जैसे आपका कैल्शियम है, ये आपका चौथा फैक्टर है, ठीक है? प्रोथ्रोम्बिन याद रखिएगा सेकंड होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन थर्ड होता है, ठीक है? और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 1 पूछा गया है जो कि 8 है और 9वां जो है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसको क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं, ठीक है? तो एट लीस्ट आप इतने फैक्टर्स को ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? बाकी हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताते रहेंगे, बाकी कोशिश कीजिए अगर आपको ये सारे फैक्टर्स के नाम याद हो जाते हैं तो उसको याद रखिएगा, कभी-कभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन्स ऐसे पूछे जाते हैं, राइट? तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपके लिए हो गई हैं 12 क्लॉटिंग फैक्ट 12 नहीं सॉरी 13 क्लॉटिंग फैक्टर हैं, ठीक है? तो 13 क्लॉटिंग फैक्टर हो जाते हैं, सबके अपने-अपने नाम हैं, जिसमें से क्रिसमस फैक्टर किसको बोलते हैं, 9th को बोलते हैं, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कैल्शियम आपका 4th है, प्रोथ्रोम्बिन आपका 2nd है। तो ये एक चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? और इसको रिकॉल करते रहिएगा। राइट। अब हम यहाँ पे थोड़ा पीछे जाके देख लेते हैं कि ब्लड क्लॉक कोagulation का प्रोसेस होता क्या है, तो ये पूरे पैराग्राफ में बताया गया है, ठीक है? तो जैसे कि आपका क्या होता है कि जब कभी भी आपकी फिंगर में कोई चोट लगी या आप हर्ट हुए तो क्या होता है कि हमेशा वुंड जो होगा वो हमेशा कंटिन्यू रहता है, आफ्टर ब्लीडिंग के बाद वो क्या होता है स्टॉप हो जाता है, ठीक है? तो ये आपने देखा होगा कि कुछ समय के बाद जो होता है वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है और होता क्या है, दिस इज़ अ मैकेनिज़्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम बन जाता है जहां पे आपकी इंजरी होती है, मतलब वहां पे थोड़ा सा कुछ समय के बाद क्या होता है कि एक लेयर बन जाती है, ठीक है? इट इज ए क्लॉट होता है या इसको हम कॉगलम बोलते हैं, मेनली ऑफ ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रिन बोलते हैं, जिसमें डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड जो होते हैं वो ट्रैप्ड हो जाते हैं। अब ये मैकेनिज्म कैसे होती है इसको बहुत ही शॉर्ट में सिंपल में समझ लीजिए। इंजरी होगी तो क्या होगा, ट्रॉमा स्टिमुलेट करता है प्लेटलेट्स में, मतलब जो आपके ब्लड होते हैं वो रिलीज करते हैं कोagulation प्रमोटिंग सब्सटेंस, जिसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा, जो कि मैकेनिज्म ऑफ कोagulation को एक्टिवेट करेगा। टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा। कुल मिला के आपकी टिश्यू इंजरी हुईगी, ठीक है? टिश्यू इंजरी हुई, मैं इसको रटा देता हूँ, टिश्यू इंजरी हुई, टी से टिश्यू याद रख लेना, टी से थ्रोम्बोप्लास्टिन याद रख लेना, ठीक है? तो यहाँ से क्या निकलेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा, मैं इसको अलग लिख दे रहा हूँ, ठीक है? थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा जो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। इसके अलावा क्या होता है, जब थ्रोम्बोप्लास्टिन जो करेगा वो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसको थ्रोम्बोकाइनेज बोलते हैं। अब यहाँ पर सीरीज ऑफ द रिएक्शन चलती है जिसमें बहुत सारे, जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़े होंगे या बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म होते नहीं है कि एक मान लो कि ए जो होगा वो बी को एक्टिवेट करेगा, बी सी को एक्टिवेट करेगा, सी डी को एक्टिवेट करेगा। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है इसको कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। मतलब एक के बाद एक जो होते हैं वो एक्टिव होते रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक कैस्केड प्रोसेस होती है जहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो होगा वो उसके प्रोसेस को एक्टिवेट करेगा, मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो करेगा थ्रोम्बोकाइनेज का फॉर्मेशन करेगा। सीरीज ऑफ ए लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन, यहाँ पे कैस्केड प्रोसेस चलती है, इसको याद रखिएगा। नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं जो प्लाज्मा में इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं। थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्ट द इनएक्टिव प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदलेगा, थ्रोम्बिन में बदलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलना। इसी स्टेप पर ही आपका विटामिन के इन्वॉल्व होता है। और जो आप कैल्शियम आज तक पढ़ते आए ना कि ऐसे मेटल का नाम बताइए जो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है, तो वो आपका कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन वाली स्टोरी में ही आता है, जिससे क्या होता है, एंजाइम होता है विच कन्वर्ट सॉल्युबल फाइब्रिनोजन को क्या करता है, इनसॉल्युबल फाइब्रिन में बदल देता है। और कैल्शियम जो होता है वो इसेंशियल होता है फॉर द एक्टिवेशन एंड एक्शन ऑफ द थ्रोम्बिन के लिए, बहुत ही आवश्यक है, ठीक है? तो कैल्शियम यहाँ पर भी था, कैल्शियम यहाँ पर भी है, तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, थ्रोम्बिन अब एंजाइम का कार्य करेगा और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। फाइब्रिन जो होता है वो क्या होता है, ब्लड क्लॉट्स होते हैं। तो इस तरीके से आपकी ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि विटामिन के का ब्लड क्लॉटिंग से रिलेशन है, कैल्शियम का रिलेशन है, कहाँ पे रिलेशन है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है जब टिश्यू इंजरी होगी। तो हमने समझ लिया कि टी से टी को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा? टी से टी को जोड़ देंगे तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा। और पीक्यूआरएसटी हमको पता है, तो यानी कि प्रोथ्रोम्बिन से क्या बनेगा, थ्रोम्बिन बनेगा। तो ये इतनी स्टोरी यहाँ पे क्लियर हो गई है।
और यहाँ पे क्या होता है कि एक इनएक्टिव चीज़ें जो होती है जब वो एक्टिव होती हैं तो वो दूसरे को एक्टिवेट करेगी, दूसरा तीसरे को एक्टिवेट करेगा, तीसरा चौथे को एक्टिवेट करेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, ये आपका कैस्केड प्रोसेस होता है, मतलब एक के साथ एक जो होते हैं वो प्रोसेस होते रहते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे समझ ली है ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड, और ये चार्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो आप यहाँ पे अभी तक आपने पढ़ा कि विटामिन के का क्या रोल है, तो जब यहाँ पे बात आई तो थोड़ा-सा मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ करूँगा, ठीक है? अब यहाँ पे समझिएगा कि विटामिन के आर ए कंसर्न्ड विद द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इट ब्रिंग्स अबाउट द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करता है ऑफ सर्टेन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जिसमें आपका प्रोथ्रोम्बिन तो आपको नाम याद ही रखना है। इसके अलावा 9-10th में भी इन्वॉल्व होता है, और कभी भी किसी भी एंजाइम के जो इनएक्टिव प्रिकर्सर होता है, ये मैंने आपको बता रखा है, उसको क्या बोलते हैं, ज़ाइमोज़ेन बोलते हैं। ये आपका केमिकली टर्म है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है? ज़ाइमोज़ेन एक वर्ड होता है, ये एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी एंजाइम का जो इनएक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है? इनएक्टिव या पार्शियल एक्टिव फॉर्म को क्या बोलते हैं? ज़ाइमोज़ेन बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। तो विटामिन के एक्ट एज़ ए कोएंजाइम का काम करता है, जिसमें कार्बोक्सिलेशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट इन द प्रोटीन, एंड दिस रिएक्शन जो होता है वो कार्बोक्सिलेज कैटालाइज़ करते हैं। तो खैर आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस ये जो यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन होती है, यहाँ पे जो एक की अमाइनो एसिड होता है वो आपका ग्लूटामिक एसिड होता है। इट इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ ग्लूटामेट टू गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट होता है, जिसके कन्वर्जन के लिए विटामिन के, ऑक्सीजन और CO2 की जरूरत होती है। तो खैर अगर आपको इतना भी नहीं पता है, बस ये, अगर आप बहुत डीप में जाते हैं तो यहाँ पे ग्लूटामेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट में, ठीक है? तो उस रिएक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा विटामिन, विटामिन के इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है, द फॉर्मेशन ऑफ गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट जो होता है वो इनिबिटेड बाय द डाइकोम्यूरॉल, ये एक केमिकल है जो इनिबिटर है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। डाइकोम्यूरॉल होता है जो कि एंटीकोगुलेंट होता है, फाउंड इन स्पॉइल्ड स्वेट क्लोवर, ठीक है? तो ये आपका जो भी आपके एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस होंगे, मतलब ये अभी आप पढ़ेंगे, मैं इसको डिटेल में बताऊँगा कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एंटीकोगुलेंट कंपाउंड, या कौन से एंटीकोगुलेंट नहीं होते हैं, ठीक है? तो इसमें जो होता है आपका डाइकेम्यूरॉल जो होता है वो एंटीकोगुलेंट है, और वो इसी रिएक्शन को क्या करता है, इनिबिट करता है। और एक आपका वारफेरिन होता है, ये भी आपका सिंथेटिक एनालॉग होता है जो विटामिन के एक्शन को इनिबिट करता है। तो कुल मिला के अगर आपसे पूछा जाएगा कि ब्लड क्लॉटिंग के 2 इनिबिटर का नाम बताओ, तो क्या बताओगे? डब्लू बताओगे, मतलब वारफेरिन और डाइकेम्यूरॉल। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है? ये दोनों ही नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद विटामिन के इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यू ऑफ ऑस्टियोकैल्सिन, एक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन द बोन। तो ऐसा नहीं है, विटामिन के जो होता है वो बोन के रेफरेंस में भी इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर कोई ऑप्शन में बोन दिया होगा, हालांकि बोन का संबंध किससे होता है, विटामिन डी से होता है। बट अगर विटामिन डी ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या टिक करेंगे, विटामिन के टिक करेंगे, ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो विटामिन के केस में काफी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करती हैं। तो विटामिन के इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, जो कि ऑस्टियोकैल्सिन एक प्रोटीन होता है जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होता है। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ कार्बोक्सिलेशन इज नॉट फुली अंडरस्टूड। तो इस तरीके से ये पूरी स्टोरी बताई गई है कि क्या क्या चीज होता है। हालांकि ये आगे फिगर में आपको मिलेगा। रोल ऑफ ग्लूटामिक एसिड इन द क्लॉटिंग में क्या रोल होता है, तो गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक रेसिड्यू ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है ये आपका निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड क्या होता है, आपका निगेटिव चार्ज ही तो होता है। कभी इसका फिगर बनाना अमाइनो एसिड का, तो ये जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। और कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये माइनस प्लस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये क्या बनाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। यही जो होता है ये आपका क्या बनता है, आपका द मैकेनिज्म के लिए आपको प्रोथ्रोम्बिन की जरूरत होगी, और जिससे क्या होता है कि द प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स बाइंड टू द फास्फोलिपिड ऑन द मेम्ब्रेन सरफेस ऑफ द प्लेटलेट, दिस लीड टू द इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। तो समझ गए ना कि कैसे यहाँ पे रिएक्शन हो रहा था। ग्लूटामिक एसिड जो ये आपका बन रहा है, गामा ग्लूटामिक एसिड, ये आपका निगेटिवली चार्ज्ड है। तो निगेटिव जो होगा वो पॉजिटिव से बाइंड कर जाएगा, ठीक है? तो इतनी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। 2 इनिबिटर का नाम जो मैंने बताया, डाइकोम्यूरॉल और वारफेरिन याद रखिएगा। विटामिन के का बोन से भी रिलेशन है, और ये क्या करता है, तो ये आपका निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कैल्शियम से बाइंड करता है, जो बाद में थ्रेड का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रिन का थ्रेड बोलते हैं, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक क्लियर हो गई। इसके बाद यही रिएक्शन बताई गई है। जैसे आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रिकर्सर है क्लॉटिंग फैक्टर का, और क्लॉटिंग फैक्टर का ये आपका एक्टिव फॉर्म है। तो ये विटामिन के जरूरी है, कार्बोक्सिलेशन जरूरी है यहाँ पर, ठीक है? तो इस जो पूरे प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, CO2 का ऐड हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बनता है,
ठीक है? तो इसी प्रोसेस को डाइकेम्यूरॉल और वारफेरिन ये इसके क्या होते हैं इन्हिबिटर होते हैं। ये मैं यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ। इसको याद करके जाइएगा एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ें हो जाती हैं, इसके बाद जब भी कभी हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन के की कमी हो गई तो क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन आपके सर्कुलेशन में नहीं मिलेगा, लीड टू द लैक ऑफ एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन मतलब आपका प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन नहीं बनेगा, जिससे क्या हो जाएगा ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी आपने कोगुलेटिंग फैक्टर को हटा दिया या कुछ ऐसी डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा? तो यानी कि वो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है, तो यानी कि क्या होगा ब्लड क्लॉटिंग का टाइम बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा ये पै प्रोथ्रोम्बिन का फिगर बना है जो कि आप देख सकते हैं गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट कॉम्प्लेक्स होगा जो कैल्शियम से कॉम्प्लेक्स बनाएगा और प्लेटलेट जो होती हैं वो क्या करती हैं मेम्ब्रेन पे फॉस्फोलिपिड से अटैच हो जाती हैं जिससे क्या बनता है आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ तक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। बस यहाँ पे मुझे एक चीज़ आपको और बतानी है वो रह गई है शायद नहीं ये भी हो गया है, ये भी हो गया। ठीक है? विटामिन के हमने पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, ये पढ़ बचा रह गया है। अब यहाँ तक जब ब्लड क्लॉटिंग की बात आई है तो कुछ एंटीकोगुलेंट को हम याद रख लेते हैं। कुछ एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस होते हैं जो इनहिबिट करते हैं ब्लड की क्लॉटिंग को, ठीक है? जिसमें कैल्शियम जो कि आपका रिक्वायर होता है तो द सब्सटेंस यानी कि जो कुल मिला के जब आपने पढ़ा कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, अगर आपको ये पता चल गया तो आपको कैल्शियम इम्पोर्टेंट है, विटामिन के इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो विटामिन के जो इन्हिबिटर है वो तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसे इन्हिबिटर देखेंगे जो कैल्शियम वाले स्टेप को इनिबिट करते हैं। तो द सब्सटेंस व्हिच बाइंड विथ कैल्शियम आर वेरी इफेक्टिव एज एंटीकोगुलेंट। तो जो कैल्शियम से पहले बाइंड कर जाएंगे वो भी इफेक्टिव होंगे। तो ये होते हैं ऑक्जेलेट, फ्लोराइड, ईडीटीए और सिट्रेट। ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी या किसमें नहीं होती है। ठीक है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ऑक्सलेट का नाम याद रखिएगा, फ्लोराइड आपके होते हैं, ईडीटीए तो आपको पता ही है, एथिलाइन डाइअमाइन टेट्रा जो भी इसका नाम है, एसिटिक एसिड ऐसे करके इसका नाम होता है। ईडीटीए बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है। ठीक है? सिट्रेट होता है और इसके अलावा एक जो आपका ये पूछा जाएगा हिपैरिन। ठीक है? ये आपका क्या होता है, ये आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, यूज्ड टू मेंटेन नॉर्मल हीमोस्टेसिस। इट इज़ ए हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है। जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये किसका पॉलीमर होता है, ठीक है? इसको ज़रूर देख लीजिएगा। फाउंड इन मैनी टिश्यू इंक्लूडिंग मास्ट सेल इन द एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं। हिपैरिन जो होता है वो एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है? हिपैरिन कंबाइंड विथ एंटी थ्रोम्बिन सेकंड तो कुल मिला के ये इस तरीके से ये रिएक्शन होती है जो कि कुल मिला के क्या करता है, ये आपका एंटीकोगुलेंट होता है। इसके अलावा आपने जोक में पढ़ा होगा हिरुडिन, ठीक है? ये भी आपका क्या होता है, एक एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है? तो ये भी आपका नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, तो ये सारे नाम जो हैं वो आप याद रखिएगा, ठीक है? और इसके अलावा द ब्लड कंटेन अनदर एंटीकोगुलेंट नेमली प्रोटीन सी होता है व्हिच इज एक्टिवेटेड बाय थ्रोम्बिन। तो ये सारे नाम है जो याद रखिएगा। इसके बाद वारफेरिन जो कि विटामिन के का एंटागोनिस्टिक होता है जो कि ओरल एंटीकोगुलेंट के तरीके यूज किया जाता है। तो कुल मिला के आपको जो यहाँ से लेकर जाना है वो आपको 4 नाम याद रखने हैं, ऑक्सलेट, फ्लोराइड, ईडीटीए, सिट्रेट, हिपैरिन। हिपैरिन आपने पढ़ा होगा ब्लड्स में पाए जाते हैं, हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है। इसके अलावा हिरुडिन जो होता है जोक वगैरह में होता है, ये भी आपका क्या होता है एंटीकोगुलेंट होते हैं। तो इस तरीके से ये सारी स्टोरी मैंने आपको बता दी है जो कि आपके एग्जाम में किसी भी रूप में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है? बहुत ही शॉर्ट में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर को कवर कर लिया है। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है? बाकी हम और भी लेक्चर्स को कवर करते रहेंगे, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।